हेलो बच्चों, आज आपको पढ़ना है मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित कहानी एक कहानी यह भी। प्रस्तुत कहानी आत्मपरक शैली में लिखित है, जो एक आत्मकथ्य है। मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय यह है। 2 अप्रैल 1931 को भानुपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी 3 तरह की प्रमुख रचनाएं हैं: कहानियां, उपन्यास, पटकथाएं। कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज, और आपने फिल्म एवं टेलीविजन के लिए बहुत सी पटकथाएं भी लिखी हैं। आपकी भाषा सहज, सरल एवं भाव के अनुकूल है। बेटे, कहानी को मैंने अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, और अगर आप कहानी सुनते हैं तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होगा, आप उसका आंसर देने में कैपेबल होंगे, सक्षम होंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं, आप कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उसके लेखकीय जीवन को, यानी लेखन वाले जीवन को प्रभावित किया है। इस अंश में लेखिका ने किशोर जीवन की घटनाओं के साथ उसके पिताजी और उसके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का नाम विशेष रूप से सामने आया है। लेखिका द्वारा यह भी बताया गया है कि एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों में यह स्पष्ट होता है कि अगर मनुष्य के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। और उसी समय उसने बहुत सारी चीजें, देश की आजादी की लड़ाई में भागीदारी की, उत्साह, ओज, संगठन क्षमता, सब कुछ लेखिका के अंदर क्यों आया? क्योंकि संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति, सत्संगति से दोष भी गुण में बदल जाते हैं। कहा गया है, सद्भिः उत्साहासीत् सद्भिः कुर्वन्ति संगतिम, सद्भिः विवाद मैत्रीम च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए, सज्जन लोगों से मित्रता करनी चाहिए, और अगर झगड़ा भी हो तो वो भी सज्जन लोगों से ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर सज्जन व्यक्ति से झगड़ा होगा तो अधिकतम वो ये करेगा कि ठीक है, मेरा इनसे मतलब नहीं है, मैं इनसे बात नहीं करता हूं, आप अपनी रास्ता और वो अपनी रास्ता। लेकिन अगर दुर्जन व्यक्ति से झगड़ा होता है तो फिर वह आपको जीवन रूपी रास्ते से हटाने का ही प्रयास करता है। यही सज्जन और दुर्जन का अंतर है। आइए बेटे, कहानी में लौटते हैं। पिताजी और माँ। लेखिका कहती है कि उसका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ, लेकिन उसे याद है कि अजमेर में जहां पिता रहते थे वहां अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे, या उन्हें डिक्टेशन देते रहते थे कि ये लिखो, इसको बताओ, इसको समझाओ। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती हुई बेपढ़ी माँ रहती थी, यानी मेरी माता जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे, उनकी वहां पर बहुत प्रतिष्ठा थी, बड़ा सम्मान था, बड़ा मान था। वे कांग्रेस के समाज सुधार कार्यों में, यानी सोशल रिफॉर्मिंग के कामों में लगे रहते थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश न देकर विद्यार्थियों को अपने घर पढ़ाया भी करते थे। इस तरह उनकी दरिया दिली के खूब चर्चे होते थे। एक ओर वह बेहद कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। अहमवादी मतलब इगोइस्ट। आर्थिक संकट के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए, यानी धन की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहां आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी के अधूरे कार्यों को पूरा किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिख रहे थे, उसको उन्होंने पूरा किया।
जिससे यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, किंतु धन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, रुपया नहीं मिला। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें मजबूर करके रख दिया, कमजोर हो गए। आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर न पड़े, इसका प्रयास वे हमेशा करते रहे। दूसरी ओर अभावों की ओर खिसकते जाने के कारण उत्पन्न क्रोध मां पर बरसता। यानी अभाव थे, मां अगर बीच में कुछ बोलती तो पिताजी का जो क्रोध था वो मां पर आ जाता। अपनों के हाथों गहरी चोट खाए पिताजी का विश्वास शकी हो गया, यानी वो शंका करने लगे, सस्पिशियस हो गए। इतना शकी स्वभाव कि उसकी चपेट में हम सब, यानी लेखिका कहती है कि मैं स्वयं ही आ गई। लेखिका बताती है कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने मेरे अंदर हीन भावना को जन्म दे दिया। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, अर्थात गोरे रंग को पिताजी पसंद करते थे और दुर्भाग्यवश मैं काली थी और मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी बहन सुशीला से मेरी हर बात में तुलना करते हुए वो हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे, जिससे मेरे हृदय में हीन भाव की ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक उससे उबर नहीं पाई। यही कारण है कि हीन भावना के रहते अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। आज भी उनके शकी स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है। वह अतीत, वो बीता हुआ समय आज भी भीतर जड़ जमाए बैठा है। आज भी वो यादें सारी ताजा होती हैं। लेखिका की मां पिताजी के स्वभाव के ठीक विपरीत थी। उनमें धैर्य और सहन शक्ति अपेक्षा से भी अधिक था। पिताजी की हर ज्यादती को, अपना भाग्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को सहज भाव से वो पूरा करती थी। यानी अपना सारा जीवन बच्चों के समर्पण में, बच्चों का भाग्य बनाने में, बच्चों को संवारने में लगा दिया। उन्होंने जीवन भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न चाहा, केवल दिया ही क्यों। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ऐसा उन्होंने अपने आचरण, कार्य और व्यवहार से बार बार सिद्ध किया। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था। इतने पर भी उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता मेरे लिए आदर्श न बन सका। लेखिका को याद आता है कि अपने जमाने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी। यानी बड़े बड़े घर होते थे, सभी परिवार के हिस्से होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेल की सीमा परिवार की दीवारें थी और यह सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी। अपने बचपन के समय के पड़ोस कल्चर को, संस्कृति को, सभ्यता को याद कर महानगरों के फ्लैट कल्चर को देख सुकून मिलता है। महानगर में आजकल फ्लैट बन गए हैं कि एक ही बिल्डिंग में सैकड़ों लोग रहते हैं, नीचे कोई, ऊपर कोई, बीच में कोई, अपना कोई अस्तित्व नहीं। उसकी अपनी कहानियों के पात्र वही हैं जिनके साथ किशोरावस्था की यादें जुड़ी हैं। इतने बस बीत जाने पर भी उसकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है कि उस समय के दा साहब महाभोज में इतने वर्ष बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। लेखिका आगे कहती है कि बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों बड़े भाइयों के पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। उसे लगा कि मैं भी यहाँ पर हूँ। पिताजी यद्यपि मेरी योग्यताओं और क्षमताओं को रसोई तक सीमित करना चाहते थे, अर्थात पिताजी मुझे बाहर भेजना नहीं चाहते थे, किंतु घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़ों की बहस सुनने का अवसर जरूर मिलता था। उन चर्चाओं में पार्टियों की नीतियां और आपसी विरोध, मतभेद तो समझ में आते नहीं थे, किंतु देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों की चर्चाओं में मन जरूर लगा रहता था। वहीं से मेरे मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई है
और वहीं से मैंने सीखा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने साहित्य सागर, साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी और उन्होंने मुझसे कहा कि साहित्य की तरफ आप आगे बढ़ें। और एक के बाद एक शरद, प्रेमचंद जैनेन, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती गई और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना समझा। देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उसे शीला अग्रवाल जी ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। यानी मुझसे बोला कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आप भाग लें। वैसे भी सन 1946-47 के दिनों में घर बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम के साथ इससे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। यानी प्रत्येक युवा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए इन स्वतंत्रता संग्रामों में जुड़ना चाहता था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। यानी मेरे अंदर जो खून था वह खौलने लगा कि देश के लिए मुझे भी कुछ करना है। एक ओर शहर में बवंडर मचा हुआ था तो दूसरी ओर मेरे घर में मैं हड़तालें कराती, नारे लगवाती, सड़कें नापती। यह सब पिताजी को अच्छा नहीं लगता। मैंने पहले ही बताया कि पिताजी मेरी योग्यताओं को रसोई तक सीमित करना चाहते थे। पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना उल्टा उनसे बहसें करने लगी। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। राजेंद्र के साथ शादी करने के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। यही राजेंद्र यादव वही हैं जिन्होंने सारा आकाश नामक उपन्यास लिखा है, जो पूर्वार्ध के 10 खंड और उत्तरार्ध के 10 खंड में आईसीएसई, आईएससी बोर्ड में लागू है। मेरे कॉलेज से पिताजी के लिए पत्र आया कि आप आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियां के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। यानी जब मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी तो मेरे कॉलेज से पत्र गया कि इनको रोकने का प्रयास करो, इनका काम ठीक नहीं है। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, क्रोधित होने लगे और कहने लगे, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से में भरनाते हुए चले गए थे। मैं डर के कारण पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौट कर आए तो खुश थे, कहीं तो पिताजी जाते समय मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहां बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की आवाज है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे और मैं अवाक थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वही पिताजी जो मुझे बाहर जाने से रोकते थे, टोकते थे, रसोई घर तक सीमित करना चाहते थे, अचानक मेरी तारीफ कैसे करने लगे। एक बार आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। हड़ताल बुलाई गई थी। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानूस मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में कुछ बोल दिया। और क्या बोला, इन शब्दों को नोट करिए बेटा। मन्नू की मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है। ऐसा कहकर वो चले गए। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। इस सबसे बेखबर जब मैं घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी उनके पास बैठे थे। जब मैं घर पहुंची तो डॉक्टर अंबालाल जी पिताजी के पास बैठे थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? वे धुआंधार तारीफ करते जा रहे थे।
पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। भीतर जाने पर मां ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। लेखिका याद करती है कि उस समय उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उसकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। किंतु पिताजी कितने ही तरह के अंतर्विरोधों में जीते थे। वे एक ओर अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी सजग रहते थे। कॉलेज प्रशासन ने एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 1947 में नोटिस दे दिया तो दूसरी ओर हुड़दंग न मचे इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया कि 2-3 छात्राएं कॉलेज में नहीं आ सकती। फिर तो कॉलेज के बाहर रहकर हुड़दंग मचाया गया। कॉलेज वालों ने अगस्त में थर्ड ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने अर्थात देश की स्वतंत्रता के सामने ये खुशी कम थी। चिर प्रतीक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की खुशी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। बेटा ये संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज है, संपूर्ण पाठ का एक्सप्लेनेशन है। आपको जो इसमें क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उनको मैं समझाता हूं। बहुत लंबा पाठ है। अगर कहानी सुन लेंगे तो बेटा किसी कीमत में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो आप उत्तर न दे सकें। पहला क्वेश्चन है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व का किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो बेटा इसका उत्तर मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है आपको, और अगर आपने कहानी सुनी होगी तो निश्चित रूप से प्रत्येक उत्तर को देने में आप समर्थ होंगे। बेटा अपनी बुक से जो क्वेश्चंस हैं प्रश्न अभ्यास के रूप में, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का प्रभाव पड़ा। एक तो उसके पिताजी का प्रभाव। लेखिका के जीवन में पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे उनके मन में हीनता की ग्रंथि बन गई जिससे वह कभी उबर नहीं पाई। यह कुंठा लेखिका के मन और आत्मविश्वास को हिलाकर रख देती थी। लेकिन पिताजी ने ही जाने अनजाने घर में तरह तरह की चर्चाएं कर कर देश प्रेम की भावना जगाई थी। दूसरा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर शीला अग्रवाल का। शीला अग्रवाल ने साहित्य और अपनी जोशीली बातों से लेखिका की अंकुरित देश प्रेम की भावनाएं उनके मन में फैलाई। इस तरीके से इन दो लोगों का लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। पिताजी के विचार में रसोई तक लड़की को सीमित कर देना उसकी प्रतिभा को कुंठित कर देना है, जिसमें रहकर अपनी प्रतिभा के प्रयोग का अनुकूल समय नहीं मिलता है। इसलिए पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखिका रसोई तक सीमित रहे। पिताजी की दृष्टि में रसोई एक ऐसा भटियार खाना है जहां भट्टी सुलगती ही रहती है, किसी न किसी के लिए कुछ बनता ही रहता है। यहाँ काम करते हुए योग्यता के अनुरूप कार्य करने और सोचने का समय नहीं मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। बेटा मैंने आपको बता दिया। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपनी कानों पर। लेखिका के पिता को पत्र मिला जिसमें प्रिंसिपल ने मन्नू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात लिखी थी। ये पढ़कर उसके पिताजी बहुत नाराज हुए। पिताजी को जब पता चला कि कॉलेज में बेटी बहुत प्रभाव है, सारी लड़कियों पर इतना रौब है कि वे उसके बिना लड़कियां क्लास में भी नहीं आती, प्रिंसिपल का कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। ये जानकर पिताजी गौरव से भर उठे और यह सब
लेखिका को आश्चर्यचकित करता था। लेखिका को अपने पिता के वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। बेटा मैंने समझा दिया है आपको, आप अपनी तरफ से इसे लिख सकते हैं, स्टोरी में बार बार आया है। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इसका भी उत्तर बेटा मैंने अपनी व्याख्या में स्पष्ट रूप से समझाया है, आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।